मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इसमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों के सफल व सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। आज के अपने अध्याय का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आज के व्याख्यान के उपविषय हैं महात्मा गांधी के स्थानीय आंदोलन और दूसरा उपविषय है असहयोग आंदोलन। इन दोनों उपविषयों के बारे में इस व्याख्यान में हम जानेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आ गए थे और गोखले जी से मिले थे। गोखले जी ने उनको पूरे भारत का भ्रमण करने का सुझाव दिया और पूरे भारत के भ्रमण पर वो निकले। वो भारत के अनेक शहरों में घूमे, वहाँ की जनता से मिले और भारत के प्रत्येक क्षेत्र का उन्होंने जायजा भी लिया। इसी दौरान 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी पहुँचे। लखनऊ अधिवेशन में वहाँ पर उनको चंपारण का एक किसान मिला और उस किसान ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में गांधी जी को बताया और गांधी जी चंपारण के किसानों से मिलने के लिए चंपारण पहुंचे। तो आरंभ में गांधी जी ने स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप किया और उनमें सफलता पाई। उन स्थानीय आंदोलनों को देखते हैं बारी बारी से। गांधी जी के आरंभिक वो 3 प्रमुख आंदोलन हैं। पहला है 1917 का चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है 1918 में अहमदाबाद मील हड़ताल, तीसरा है खेड़ा का किसान सत्याग्रह, ये भी 1918 में ही हुआ। अब विस्तार से इन तीनों आंदोलनों के बारे में जानते हैं। किसानों के स्थानीय नेताओं ने 1916 की लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस के समय गांधी जी को चंपारण आने के लिए मना लिया था और 1917 में गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति जानने के लिए विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी। चंपारण के किसानों का यूरोप के बागान मालिक अत्यधिक शोषण करते थे। उन्हें जमीन के एक हिस्से पर नील उगाने के लिए बाध्य करते थे और सस्ते दामों पर बागान मालिकों को बेचने के लिए भी बाध्य किया जाता था। जब गांधी जी चंपारण क्षेत्रों में किसानों से पूछताछ कर रहे थे, उसी समय अंग्रेजों के जिला प्रशासन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया, परंतु गांधी जी ने इन आदेशों की पालना करने से साफ मना कर दिया। इसके लिए वे किसी भी तरह का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो गए। इस पर सरकार को अपने आदेशों को रद्द करना पड़ा। अब सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई जिसका गांधी जी को सदस्य बनाया गया। अंततः गांधी जी के प्रयासों से चंपारण के किसानों का शोषण कम हो गया और यह गांधी जी के पहले आंदोलन की पहली जीत थी। गांधी जी का दूसरा स्थानीय आंदोलन अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल थी। गुजरात के अहमदाबाद में 1918 में यह हड़ताल हुई। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के फैक्ट्री मालिकों तथा मजदूरों के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मजदूर हड़ताल के दौरान अपने मालिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने मजदूरों के द्वारा हड़ताल को जारी रखने की शक्ति पर बल प्रदान किया। यह बल प्रदान करने के लिए
स्वयं गांधी जी भी वहां आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके इन अनशन का असर मालिकों पर भी पड़ा। वे कुछ ही दिनों में झुक गए तथा उन्होंने मजदूरों के मेहनताना में 35% की वृद्धि स्वीकार कर ली। 1918 में ही गांधी जी का एक अन्य आंदोलन भी था जिसको खेड़ा का किसान सत्याग्रह कहा गया है। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले की फसल बर्बाद हो गई थी, परंतु सरकार ने लगान माफी के लिए मना कर दिया तथा पूरे लगान की वसूली पर बल दिया। किसान लगान माफी चाहते थे। गांधी जी खेड़ा के किसानों की मांग के समर्थन में खेड़ा पहुंच गए तथा किसानों को सलाह दी कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं वे कोई भी लगान न दें। गांधी जी ने वहाँ के किसानों के साथ आंदोलन चलाया और इसी बीच सरकार ने आदेश दिया कि लगान उन्हीं से लिया जाएगा जो लगान दे सकने में सक्षम है, समर्थ हैं। इस तरह से गांधी जी की यहाँ भी जीत हो गई और गांधी जी ने संघर्ष वापस ले लिया। खेड़ा संघर्ष के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात गांधी जी से हुई और वे गांधी जी के अनुयायी बन गए। इस तरह ये जो 3 स्थानीय आंदोलन हमने विद्यार्थियों पढ़े, इससे गांधी जी जन सामान्य के बहुत करीब आ गए और वो जीवन भर जन सामान्य के हितों की पैरवी करते रहे और इस तरह वे भारतीय राष्ट्रवादी नेता बने जो जीवन भर सामान्य लोगों की मांग उठाते रहे। विद्यार्थियों, गांधी जी के 3 स्थानीय आंदोलनों में जनता का भारी समर्थन मिला। ये 3 स्थानीय आंदोलन कौन से थे? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील हड़ताल, खेड़ा का किसान सत्याग्रह। इन तीनों आंदोलनों में गांधी जी को सफलता मिली और गांधी जी जन समर्थन और आंदोलन की सफलता के कारण उत्साहित थे। इसी दौरान अखिल भारतीय स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं ने गांधी जी को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का मुद्दा दे दिया। वो क्या घटनाएं थी जिन घटनाओं के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया? एक बार उन घटनाओं को देखते हैं। पहली घटना प्रथम विश्व युद्ध था जो 1914 से 1918 तक चला। दूसरी घटना रॉलेट एक्ट थी जो 1919 में आया था। इसने भी भारतीय जनता को उद्वेलित कर दिया था। तीसरी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड था जिससे भारतीय जनता में एक भारी रोष और विद्रोह की स्थिति आ गई थी। चौथी घटना खिलाफत आंदोलन था जो तुर्की से संबंधित था। आओ इन चारों घटनाओं को विस्तार से देखते हैं। पहला मुद्दा या कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारत में बहुत हानि हुई। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का तन मन धन से साथ दिया था और इस आशा के साथ कि युद्ध के बाद उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा, परंतु ऐसा कोई अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया और इस युद्ध के कारण भारत का कर्ज 411 करोड़ से बढ़कर 781 करोड़ हो गया। अर्थात पूरा युद्ध अंग्रेज भारत के पैसे से ही लड़ रहे थे, भारत के सैनिकों के दम पर ही लड़ रहे थे, जिससे भारत कर्जदार हो गया था। पूरे भारत में अनाज महंगा हो गया, वस्तुओं के दाम बढ़ गए, अनाज व कपड़े में कमी आ गई। युद्ध के बाद सरकार ने सैनिकों व मजदूरों की छटनी कर दी जिससे बेरोजगारी फैल गई और इसी समय देश में अकाल पड़ा और साथ में ही प्लेग की बीमारी फैल गई जिससे पूरे भारत में विशेषकर बंगाल में भूखमरी फैल गई और भूखमरी से और प्लेग की बीमारी से लाखों लोग मारे गए।
एक आंकड़े के अनुसार 120 से 130 लाख लोग काल के गाल में चले गए। इससे पूरे भारत में जन असंतोष फैल गया। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी की झोली में ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे कि वे देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर सकें। 1914 से 1918 के विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए थे और किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। युद्ध के बाद भी सरकार ने सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर इन कठोर उपायों को भारत में जारी रखने का फैसला किया। इस एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता था बिना कारण बताए, और उसको अपना पक्ष रखने के लिए ना वकील करने का अधिकार था, ना कोई वो जज के सामने स्वयं दलील दे सकता था, और ना ही कोई ऊपर के कोर्ट में अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपील कर सकता था। इसलिए इस एक्ट के तहत कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। रॉलेट एक्ट के जवाब में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया तथा देश भर में एक्ट के खिलाफ अभियान चलाने का निश्चय किया। गांधी जी ने इसके लिए पहले 30 मार्च तिथि निश्चित की थी पूरे भारत में और संदेश भी भेज दिया था, परंतु इसी दौरान उन्होंने तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी। तो इन दोनों तिथियों में ही 30 मार्च और 6 अप्रैल को भी देशव्यापी हड़ताल हुई। इसी दौरान गांधी जी पंजाब की घटनाओं से प्रभावित होकर के पंजाब की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में 9 अप्रैल को गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार करके वापस उसी ट्रेन से बम्बई भेज दिया गया। और इस तरह से अनेक जगह गिरफ्तारियां की गई, परंतु आंदोलन चलता रहा। पंजाब, गुजरात, बंगाल में हिंसा की घटनाएं हुई। गांधी जी ने बाद में स्वीकार किया कि बिना तैयारी के देशव्यापी सत्याग्रह चलाना उनकी एक भूल थी, क्योंकि इसके कारण से पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना भी घट गई थी। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भी गांधी जी को मजबूर कर दिया। 30 मार्च और 6 अप्रैल को पूरे भारत में हड़तालें हुई थी। इसी तरह से पंजाब ने भी इन दोनों दिन हड़तालों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लाहौर, गुजरांवाला, अमृतसर, मुल्तान, कसूर आदि स्थानों पर अनेक सभाएं हुई। पंजाब में इन हड़तालों का सबसे अधिक असर देखने को मिला। इसका कारण माना जाता है कि विश्व युद्ध में पंजाब ज़्यादा प्रभावित हुआ था। वहाँ पर बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अब वे अपनी सेवा के बदले इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, परंतु इसके विपरीत उनको रॉलेट एक्ट मिला था। इससे वहाँ की जनता में बड़ा भारी रोष था। इसी दौरान पंजाब के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में और आंदोलन तेज हो गया और गांधी जी भी पंजाब की तरफ चल पड़े, परंतु पलवल स्टेशन से उनको वापस बम्बई भेज दिया गया। लोगों में उत्तेजना बढ़ गई। इसी दौरान 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई कि उन दोनों नेताओं को छोड़ा जाए। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। इस दिन जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए और 400 से अधिक लोग मारे गए। नियत्थी भीड़ इधर उधर भागने लगी। जहां जो छुपा पाया अपने आप को वहीं छुपने लगे और निहत्थे लोगों पर तड़ातड़ गोलियां बरसाई जा रही थी। जनता इधर उधर भाग रही थी। जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चल रही थी और लोग अपने को बचाने के लिए कुएं में छिपने लगे। और कहते हैं कि सैकड़ों लोग एक ही
कूदते चले गए एक दूसरे के ऊपर, और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर दब जाने के कारण अनेकों मौतें हुई। ये विद्यार्थियों, आप दीवार पर गोलियों के निशान देख रहे हैं। जनरल डायर के आदेश पर 1650 गोलियां वहां चली थी निहत्थे लोगों पर, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 400 से अधिक लोग वहां मारे गए। मरने वालों की संख्या का आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, परंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड ने सारे देश को स्तब्ध कर दिया था, और गांधी जी से बड़े आहत हुए थे और उनके मन में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का विचार आने लगा। राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन चलाने में खिलाफत आंदोलन ने भी अपनी भूमिका निभाई। इस खिलाफत आंदोलन से लगा गांधी जी को कि हमें मुसलमानों का समर्थन मिल जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद तुर्की के शासक को गद्दी से हटा दिया गया। तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था और भारत के मुसलमान उसे अपना धर्मगुरु मानते थे। इसलिए भारत में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव बनाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया और खलीफा की गद्दी को वापस बहाल करने के लिए दबाव बनाने लगे। गांधी जी ने इस मुद्दे में मुसलमानों का सहयोग देना ठीक समझा ताकि मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में मिल सके। भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्होंने आंदोलन करके प्रमुख रूप से 3 मांगे रखी कि ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थलों पर खलीफा का अधिकार बने रहने दिया जाए। दूसरी मांग थी जजीरात अल अरब इस्लामी प्रभुसत्ता के अधीन रहे, और तीसरी बात थी खलीफा के अधीन इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी जगत के विश्वास को सुरक्षित बनाए रखने में समर्थ हो। आंदोलन चलाने के लिए 1918 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने की तैयारी में थे ही। उन्होंने इस आशा में खिलाफत को अपना सहयोग दिया कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती मिलेगी और आगे आंदोलनों में मुसलमान एक विश्वास के साथ भारतीयों का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देंगे। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को स्वराज प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते थे, और इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अपना समर्थन देते हुए खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के उद्देश्य व कार्यक्रम तय किए गए और असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। वो उद्देश्य जो स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं, पहला था रॉलेट एक्ट रद्द करवाना, वह अमृतसर की गलती को सरकार महसूस करे, जलियांवाला बाग हत्याकांड को सरकार महसूस करे। दूसरा, खिलाफत से जुड़ी गलतियां ठीक करवाना, अर्थात ब्रिटिश सरकार तुर्की के खिलाफ नरम रवैया अपनाए। तीसरा जो उद्देश्य था कि राष्ट्रवादियों की स्वराज की मांग स्वीकार ब्रिटिश सरकार करे। इस तरह से ये उद्देश्य इस कार्यक्रमों के तय करते समय सामने आते हैं। कुछ कार्यक्रम उन्होंने तय किए और फिर राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया। पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन अहिंसक रूप से विधिवत सत्याग्रह के अनुसार चले, गांधी जी की नीतियों के अनुसार चले, ऐसा निर्णय लिया गया और इस पर सावधानी भी रखी गई। तो इसके लिए कुछ कार्यक्रम तय किए गए कि उन कार्यक्रमों के अनुसार हम असहयोग आंदोलन पूरे भारत में चलाएंगे। वो कार्यक्रम क्या थे, एक बार उन कार्यक्रमों पर नज़र डालते हैं। असहयोग आंदोलन
अनुशासनात्मक ढंग से चले, गांधी जी ने इसके लिए कुछ कार्यक्रम तय किए। अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन कार्यक्रमों को दो भागों में देखते हैं, नकारात्मक कार्यक्रम और सकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे? पहला था सरकारी व अर्ध सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, अर्थात विद्यार्थी इन स्कूलों में, इन कॉलेजों में पढ़ने ना जाए। दूसरा, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, ना तो वकील सरकारी न्यायालयों में पैरवी करे और ना ही हम फैसले के लिए सरकारी न्यायालयों में जाए, ऐसा आग्रह गांधी जी ने किया। तीसरा, 1919 के एक्ट के अनुसार होने वाले काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार करना था। चौथा, सरकार द्वारा प्रदत्त अलंकरणों, पदों, स्थानीय निकायों में नामांकित पदों का त्याग करना था। पांचवा, सरकारी अर्ध सरकारी उत्सव तथा अधिकारियों के सम्मान में आयोजित किसी भी प्रकार के समारोह में नहीं जाना, उनका बहिष्कार करना है। छठा, सेना, लिपिक तथा श्रमिक वर्गों द्वारा मेसोपोटामिया में भर्ती के लिए मना करना, अर्थात सेना में भर्ती होकर या क्लर्क के रूप में या मजदूर के रूप में हम मेसोपोटामिया नहीं जाएंगे। और सातवां था विदेशी माल का बहिष्कार करना, यानी कि अंग्रेजी माल का बहिष्कार हम करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। इस तरह से ये नकारात्मक कार्यक्रम चलाए। इन्हीं का विपरीत सकारात्मक कार्यक्रम थे, उनको देखते हैं। सकारात्मक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्कूलों, कॉलेजों व विद्यापीठों की स्थापना करना। जब सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं जाएंगे तो अपने राष्ट्रीय स्कूल, कॉलेज स्थापित करेंगे और उनमें पढ़ेंगे। और उस समय भारत में अनेकों जगह अनेक स्कूल खुले जो आज भी चल रहे हैं। सरकारी अदालतों के स्थान पर राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना करेंगे और उनमें अपना फैसला करेंगे। हस्तकताई व बुनाई से स्वदेशी व खादी को जनप्रिय बनाया जाएगा, यानी कि चरखा चलाएंगे, अपने हाथ से कपड़ा बनाएंगे, अपनी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। हिंदू मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा देने के प्रयास करेंगे। हरिजनों के प्रति अस्पृश्यता का खात्मा तथा उनके उद्धार के लिए अनेक कदम उठाएंगे, यानी कि छुआछूत खत्म करेंगे और भाईचारे को बढ़ावा देंगे। महिलाओं की मुक्ति के लिए भी कार्य किए जाएं, अर्थात हिंदू, मुसलमान, हरिजन, महिलाएं सभी का राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर रूप से भागीदारी चाहिए। तो सबको हमने प्रेम से इकट्ठा करना होगा, तभी हम राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत कर सकेंगे। इसलिए इस तरह के अनेक सकारात्मक कार्यक्रम चलाने पर भी गांधी जी ने जोर दिया। इस तरह विद्यार्थियों, भारत में असहयोग आंदोलन चल पड़ा। गांधी जी ने आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय, हिंदू और मुसलमान, मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीजें औपनिवेशिक भारत से बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। अनेकों जगह विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाई गई, विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया गया, विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके उनकी होलियां जलाई गई, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए।
कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने की बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्रवाइयाँ की। अर्थात अनेक जगह लोगों ने अपने से मेल खाने वाले तरीकों का भी प्रयोग करना आरंभ कर दिया, जो गांधी जी के प्रयोगों से कुछ अलग थे। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। 5 फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और इस तरह से गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेलों में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को 10 मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनको भी जेल में डाल दिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहां तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। इस तरह गांधी जी को जज ब्रूमफील्ड ने 6 वर्षों की सजा सुनाई। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने एक टिप्पणी और भी की। उन्होंने कहा, यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। अर्थात गांधी जी के आदर्शों और उच्च विचारों से जज ब्रूमफील्ड बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने यह टिप्पणी की कि यदि सजा सरकार कम करती है तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। एक नजर डालते हैं असहयोग आंदोलन के महत्व पर। पहला है, 1857 के बाद किसी आंदोलन ने जनाधार प्राप्त किया था तो वह असहयोग आंदोलन था। इसमें सभी वर्गों ने भाग लिया। किसान, मजदूर, छात्र, शिक्षक, महिलाएं, व्यापारी
आदि भारतीय समाज के सभी तबकों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यह घटना 1857 के बाद अभी हो रही थी। दूसरा है, देश के सभी भागों में यह आंदोलन फैला। राजस्थान से असम, संयुक्त प्रांत से सुदूर दक्षिण तक आंदोलन फैला और इस आंदोलन का एक राष्ट्रीय स्वरूप था। इस आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्वरूप बदल गया। अब वह मात्र वाद विवाद करने वाली संस्था नहीं रह गई, वरन एक निश्चित कार्यक्रम के साथ कदम उठाने वाली संस्था बन गई। वस्तुतः अब वह लोगों की संगठनकर्ता और नेतृत्व देने वाली संस्था बनकर उभरी। इस आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा मिला। खिलाफत के मुद्दे को असहयोग आंदोलन से जोड़कर यहां एकता प्राप्त करने का एक सफल प्रयास गांधी जी ने किया। इस आंदोलन से यह भी सिद्ध हो गया कि भारत की जनता में असीम साहस और बलिदान की भावना विद्यमान है। अगला प्रभाव यह भी था कि गांधी जी ने जो अपने नायाब तरीके सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग किया, इससे लोगों पर बड़ा अच्छा प्रभाव गया। सत्य और अहिंसा ने लोगों को निडरता, बलिदान, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का पाठ पढ़ाया और उनमें ये विश्वास जगा कि अहिंसक रूप से सत्य पर अडिग रह कर के भी हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, हम आंदोलन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है। अब इस व्याख्यान से संबंधित अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी के आरंभिक स्थानीय आंदोलनों का वर्णन करो। दूसरा, असहयोग आंदोलन के आरंभ करने के क्या कारण थे। तीसरा, रॉलेट एक्ट क्या था, उसके परिणाम स्वरूप अमृतसर में घटी घटना का वर्णन करें। एक निबंधात्मक प्रश्न लिखना है, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, अर्थात असहयोग आंदोलन का वर्णन करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।